तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन में लगी आग। लखनऊ कानपुर रेलवे मार्ग से गुजर रही डीजल वैगन ट्रेनों में लगी है ये आग। एक पुलिसकर्मी और एक राहगीर की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। घंटों की मशक्कत के बाद पेट्रोल वैगन में लगी आग। कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन में भीषण आग लग गई। लखनऊ कानपुर रेलवे मार्ग से गुजर रही डीजल वैगन ट्रेन में ये आग लगी है। एक पुलिसकर्मी और एक राहगीर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। घंटों की मशक्कत के बाद पेट्रोल वैगन में लगी भीषण आग को बुझाया जा सका। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, कानपुर रेलवे स्टेशन की नजदीक की पूरी खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की है। सीएम ने मेडिकल कॉलेज खोलने का भी इस दौरान अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात। सीएम ने मेडिकल कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी व्यवस्थाएं, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि, ये कहना था सीएम तीरथ सिंह रावत का। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात। सीएम तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई बातों पर चर्चा भी हुई है और इस मुलाकात में उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि। तो देहरादून में उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ गया है। प्रदेश में अब 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउस और संबंधित गतिविधियां हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुली रहेंगी। तो उत्तराखंड के अंदर 15 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया, लेकिन अब कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध पहले के जैसा नहीं रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया और इसके अंतर्गत फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां रोजाना की तरह हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुली रहेंगी। तो कोरोना महामारी ने देश भर में अपना कहर बरपाया है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित की जद में आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिससे कोरोना संक्रमितों की बढ़ती आंकड़ों को कम किया जा सके।
कोरोना संक्रमित की संख्या में तेजी के साथ कमी भी आई, लेकिन देहात क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित के केस लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों के सैंपल ले रही है और लोगों से कोविड वैक्सीनेशन कराने की भी अपील कर रहा है। ये किट जो है सीडीओ कार्यालय द्वारा नगर पालिका को भेजी गई कि बल्कि शासन स्तर पर बैठक हुई थी, उसमें ये निर्देश हुए थे कि आप खाली सेंटर बना के दे दीजिए और जो भी जिस स्कूल को भी आप सेंटर बनाएंगे उसका जो भी विभाग अध्यक्ष होगा चाहे प्रिंसिपल है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। नगर पालिका कोई जिम्मेदारी नहीं, ये हमारा काम नहीं है इसमें। लेकिन सीडीओ कार्यालय ने तय किया कि नगर पालिका अपने सभासदों और को भी इसमें इन्वॉल्व कर ले, तो उन्होंने हमारे यहाँ एक किट भेजी प्रति वार्ड 100 किट के हिसाब से मान्य। और इसके अलावा जो डिब्बे दे रखे हैं, डिब्बे तो ऐसे दे रखे हैं जो कितनी महंगे कितना फर्स्ट क्लास आइटम होगा निकलेगा इसमें, लेकिन दवाई कुछ ऐसी निकल रही जो समझ नहीं आ रही। ना सैनिटाइजर इसमें, ना ही इसमें दस्ताने हैं, ना ही इसमें मास्क है। थर्मोमीटर दे रखा है, लिखा है वो भी नहीं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कैमरे को दिखाइए और ये देख सकते हैं। और इस डिब्बे में कुछ नहीं है, एक बाकी आप डिब्बे में आप देख सकते हैं क्या क्या आइटम निकल रहा है। ये रहा, ये आ रहा है। पब्लिक ने हमें परेशान करके दे रखा है, वो हमें चोर समझ रही है कि हम उसका ये सब चीज़ हम खा के सिर्फ ये दे रहे हैं। तो भगवानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड जांच के लिए लगी लंबी कतारों में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जिले में कोविड की ग्राफ की चेन बढ़ती ही जा रही है। मीडिया कर्मी को देख सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हुए प्रशासन नजर आ रही है और जमकर यहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आप तस्वीर में देखिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबी कतारें हैं। तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लंबी कतारों की वजह से आने वाले समय में संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो वहां पर प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन मौजूद है, वो भी लोगों से कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने में नाकाम साबित हुआ है। लंबी कतारों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और हैरानी की बात यह है कि मीडिया कर्मी को देखने के बाद यहां पर प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाता हुआ नजर आया। तो जहां एक और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों का टीकाकरण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। लगातार प्रशासन स्तर पर भी वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का काम किया जा रहा है। कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इस टीके से शरीर में कोई हानि नहीं होगी। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है, ये कहा गया। तो उत्तराखंड के मंगलोर के अंदर लोगों को कोरोना के टीका के लिए जागरूक करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे अफवाहें भी है कि कोरोना का टीका लगाने के बाद आप बीमार पड़ सकते हैं या संक्रमित हो सकते हैं। तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलती जा रही है और इसकी वजह से लोगों में भय का भी माहौल बना है। हालांकि ऐसे ही लोगों के भय को दूर करने के लिए मंगलोर के अंदर एक तरह से जागरूकता कार्यक्रम, आप देख सकते हैं कि जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को समझाइश दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता राहुल सैनी जुड़ गए हैं। राहुल, जागरूकता अभियान है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाम तरह की अफवाहें फैली हुई है कि कोरोना के टीके लगाने के बाद भी आप संक्रमित हो गए, आपकी जान भी जा सकती है, ऐसी कई सारी गलतफहमी है लोगों में,
उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये जागरूकता अभियान, ज्यादा जानकारी बताएं राहुल। जी फिर भी देखिए, मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना ने अपना जो है पैर पसारे थे, जिसको लेकर काफी मौत जो है उत्तराखंड में हो चुकी थी और लगातार लोग जो है भयभीत थे, तो वही जो सरकार है कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन कर रही है। तो कुछ सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते लोग कोरोना का जो टीकाकरण है उसको कराने से बच रहे हैं। जब इसकी बात जो है मालूम एएसडीएम रुड़की को इसका पता चला, तो वो तुरंत जो है धार्मिक गुरु हैं, मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, उनके बीच में पहुंचे हैं और उन लोगों को साथ में एक बैठक की है और उन्हें इस टीकाकरण से होने वाले लाभ के बारे में एएसडीएम तुरंत सिंह राणा ने बताया है। जी बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कोविड-19 जो चल रहा है और इस वायरस की वजह से हमारा जो मुल्क है महामारी के दौर से गुज़र रहा है, तो हमने हज़रात उलमा को, अइम्मा को, हुफ़ाज़ को, कुर्रा को इसीलिए जमा किया कि हमारे मुआशरे में जो इस सिलसिले में लोगों में शुकूक और शुबहात पाए जा रहे हैं, तो उन शुकूक और शुबहात को दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुआशरे के अंदर टीकाकरण हो। इसीलिए हमने एसडीएम साहब को भी दावत दी और जो शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे, अइम्मा हज़रात, उनको भी दावत दी ताकि शुकूक और शुबहात ख़त्म हो और हर आदमी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। और हमने साथ साथ में डॉक्टरों को भी दावत दी ताकि अगर किसी को कोई शक और शुबा हो तो अपने शक और शुबे को उनके सामने रखे और डॉक्टर उन शुकूक और शुबहात को दूर करें। जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, एक तो 18 to 45 का चल रहा है और एक 45 से एबव का चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग पूरे सब डिवीज़न के अंतर्गत वैक्सीनेशन साइट डेवलप की गई है और उसमें वैक्सीनेशन को और ज़्यादा सक्सेस बनाने के लिए और उसमें तेज़ी लाने के लिए जो हमारे जितने भी शहर के और गांव स्तर पर जो सम्मानित लोग हैं, रूटीन में उनके साथ बैठकें की जा रही है और उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में जो कुछ लोगों के मन में डाउट्स है, वो वैक्सीनेशन को मेरे द्वारा, खुद CMS साहब के द्वारा लोगों के दूर किए जा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज यहाँ मदरसा में एक बैठक की गई थी जिसमें सभी हमारे गणमान्य काजी लोग और उलेमा जी, जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। तो मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा होटलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन काबीना मंत्री गणेश जोशी ने की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की है। इस मौके पर काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि कोरोना काल में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आकर लोगों की मदद कर रही है। साथ ही अब प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और स्थिति सामान्य होने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता की। तीसरी लहर में कम से कम माल जान की हानि हो, इसके लिए अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, बैठक की गई है, बातचीत हुई, कई अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में और क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, शुभम ये बताएं। जी मुझे बताया जिस तरीके से कोविड का लहर जो है, तीसरी लहर जो आने वाला, कहीं ना कहीं मामले ही कम होते जा रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू करी जा रही है, उसके ऊपर कुछ बैठक की गई और साथ ही साथ दूसरी जो है कि तीसरी लहर में जो बच्चों को प्रभाव कर रहे हैं, उसके लिए अभी से जो है पूरे हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाएगी और किसी प्रकार की जो आगे हानि ना हो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगी। बिल्कुल शुभम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पत्रकार हो, सफाई वाला हो, पुलिस वाला हो, हर व्यक्ति इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है। जिसकी हमें आपने देखा होगा कि एक बार आज से 20 दिन पहले सरकार के जो मामले सामने आ रहे थे, आज ना के बराबर हैं और धीरे धीरे लड़ाई को जीतते जा रहे हैं। और तीसरे फेज की भी हमने पूरी तैयारी की है। कल ही मैंने जिलाधिकारी और अधिकारियों की बैठक की थी कि थर्ड फेज अगर आता है, जैसा कहा जा रहा है कि बच्चों से पड़ेगा, हमने ये सुनिश्चित किया है कि थर्ड फेज आता है तो हमारे बच्चों को कोई नुकसान।
तो कोरोना संक्रमण लगातार घटने के बाद भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा व्यापारियों को कोई राहत न दिए जाने से प्रदेश में नाराज व्यापारियों का आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर बाजार खोलने की मांग की है। सरकार का पुतला फूंकने वालों में से पूर्व अध्यक्ष राजीव सेतिया, अध्यक्ष प्रभात साहनी समेत अनेक व्यापारीगण मौजूद दिखे। तो काशीपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी है, बल्कि पूरे देश में ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बावजूद व्यापारियों को कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया। हालांकि 1 जून से ही व्यापारी वर्ग प्रदर्शन को उतारू है। व्यापारी 1 तारीख से ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे हैं। तो खबर हरिद्वार से, जहां पर कोरोना काल में व्यापारियों की हालत बदतर होने की वजह से व्यापारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। सरकार से व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की अब जोर पकड़ रही है। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर सरकार व्यापारियों की मांगों को नहीं मांगती है तो वो 10 जून को मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल कर भजन कीर्तन करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारी 1.5 साल से परेशान है। कोरोना के चलते व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। व्यापारी सरकार से आर्थिक पैकेज जिसमें बिजली, पानी, स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, बल्कि सरकार ने उल्टा व्यापारियों पे ही मुकदमा दर्ज कर उनकी आवाज को दबाना चाहा। उन्होंने ये भी कहा है कि अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से व्यापारियों को उम्मीद है कि वो व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लें और व्यापारियों को आर्थिक पैकेज का भी ऐलान करें। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में 10 जून को मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा है कि अगर सरकार व्यापारियों की बात को नहीं मानेगी, क्योंकि व्यापारियों ने जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर राहत पैकेज को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, अगर 10 जून तक सरकार व्यापारियों की बात नहीं मानेगी, राहत पैकेज उन्हें नहीं देंगे, तो 10 जून को वो मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल कर भजन कीर्तन करेंगे ताकि सोई हुई सरकार जाग जाए। व्यापारी 1.5 साल से परेशान है। कोरोना के चलते व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है। व्यापारी सरकार से आर्थिक पैकेज जिसमें बिजली, पानी, स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागज जुड़ रहे हैं। मनीष, 1 तारीख से ही व्यापारियों का प्रदर्शन उत्तराखंड की सड़कों पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में व्यापारी प्रदर्शन पर उतारू हैं और ऐसे में 10 जून को भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मनीष, सुरभि, बिल्कुल अगर हम बात करें व्यापारियों की, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन है ये सबसे मेन व्यवसाय है यहाँ का। तो जब तक पर्यटनों के लिए जो बॉर्डर है वो खोले ना जाए और उसके बाद जो व्यापारी हैं, व्यापारी की जो दुकानें हैं वो ना खुले, तो व्यापारी इसलिए परेशान है। और ये काफी दिनों से प्रतिदिन, अगर हम बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो प्रत्येक उसके अंदर इसका आंदोलन चल रहा है और कई बार चेतावनी भी दी है। अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहा है, कोई रिक्शा में बैठकर आंदोलन कर रहा है, कोई अर्ध नग्न होकर आंदोलन कर रहा है। तो सरकार से यही मांगे, या तो सरकार व्यापारियों को कोई आर्थिक पैकेज दे, उनके जो बिल है, बिजली के बिल है या उनकी बच्चों की स्कूल की फीस है या जो उनके अदर जो बिल है वो उनको माफ कर दे सरकार, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ राहत मिले, क्योंकि उनकी दुकानें बंद है, व्यापार बिल्कुल ठप है उनका। तो उस तरीके से अगर हम बात करें दूसरे तरीके से, तो दूसरी जो मांग है इनकी, तो चाह रहे हैं व्यापारी सारे कि इनकी दुकानें खुले। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करें और किसी न किसी अल्टरनेट तरीके से
दुकानें खोली जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो इस समय जो व्यापारी है, जो आर्थिक बोझ से इस समय दब गया है, वो कहीं ना कहीं खड़ा हो सके दोबारा। तो व्यापारियों की मांग है और कई सारे जो संगठन है, व्यापारी संगठन, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो मुख्यमंत्री आवास के पास बैठ करके धरना दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो सरकार है उस तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि जिसकी कि एक तरफ जो व्यापारी की तरफ ध्यान दिया जाए। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। डेढ़ साल से लगातार उत्तराखंड राज्य का व्यापारी कोरोना महामारी के चलते पूरी तरह टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। लगातार हमारा प्रदेश व्यापार मंडल डेढ़ साल से आंदोलन कर रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर नंगे पांव हम लोग चले, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही है। सरकार मौन होकर व्यापारी को लुटते और बर्बाद होते हुए इस प्रकार से देख रही है जैसे द्रौपदी का चीरहरण होते हुए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य देख रहे थे। तो धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापारियों के समर्थन में उतरकर आम आदमी पार्टी ने ताली थाली और घंटी बजाकर भाजपा की सरकार को जगाने का काम किया और भाजपा सरकार से व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से व्यापारियों के साथ दमन नीति चला रखी है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी खाली थाली और घंटा बजाकर सरकार को जगाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से व्यापारियों के साथ दोहरी नीति चला रखी है, एक तरफ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इन्होंने खोल रखी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद करा रखी है। जो छोटे व्यापारी हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं, पर जब सरकार का समय आया मदद करने के लिए तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों को आने पर छूट है, पर दुकान खोलने की छूट नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अल्टरनेट तरीके से व्यापारियों की दुकानों को खोला जाए। जब माननीय मुख्यमंत्री हरिद्वार आए थे तो एक आज जगी थी, शायद तीर्थ नगरी हरिद्वार में वो आए हैं, शायद 4 धाम यात्रा को लेके वो कुछ बोलेंगे, शायद कोई राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केवल एक बेस अस्पताल का निरीक्षण करके चले गए। तो बहुत ही विचारणीय है, ये सोई सरकार है, इसको जगाना है। आज व्यापारी बटा हुआ है, व्यापारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आज हम लोग जो हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो इन्होंने व्यापारियों के खिलाफ दमनकारी नीति चला रखी है, हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। इनका जो दोहरा जो व्यवहार है व्यापारियों को लेके, एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चालू हैं, एक तरफ दारू के दुकान खुले हुए हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जो कि हरिद्वार के यात्रियों पर डिपेंड थे, इनको इन्होंने सब बंद कर रखा है। आप देखिए जिस प्रकार से आज के व्यापारी को सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है। ये वही व्यापारी है जो सामान बेच के टैक्स सरकार को देती है, जिससे कि सरकारें चलती हैं। तो देहरादून प्रदेश में आज बारिश होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग का ये कहना। 10 जून के बाद प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश। 8 और 9 जून को प्रदेश तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 11 और 12 जून को बारिश में तेजी आने की भी संभावना जताई गई। तो अगली खबर हरिद्वार से, जहां सिडकुल स्थित होटल गार्निया में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वर्कशॉप आयोजित किया गया। वर्कशॉप में पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। वर्कशॉप में पथरी थाना प्रभारी अमरचंद्र शर्मा ने ब्रीफ करते हुए कहा है कि सभी चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारियों को साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले सोशल साइटों और बैंक खातों में होने वाली हेराफेरी के आते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है और उस मामले में किस तरह से तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार द्वारा ये मुहिम प्रारंभ की गई है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अपराधों के अन्वेषण में बरती जाने वाली सावधानियां और लोगों को वो इसके बारे में सावधानीपूर्वक किस तरह से अपने गैजेट्स इस्तेमाल करने चाहिए और आईओज़ को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, और बैंक से रिलेटेड फ्रॉड हो गया या फिर सोशल साइट से रिलेटेड क्राइम हो गया, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए और जनता को क्या एहतियात रखनी चाहिए, इन सब के बारे में एक छोटी सी वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिनमें टिप्स दिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इससे फ़ायदा मिलेगा। तो धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जिनको नगर निगम में शामिल कर नए वार्ड बनाए गए और अभी तक
उन वार्डों में सीवर लाइन और नालियां की व्यवस्था नहीं होने के कारण जमी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शासन व प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही उनमें सीवर लाइन और नालियां डाली जाए। ताकि इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार में जहां करोड़ों रुपए की अंडरग्राउंड विद्युत परियोजना चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी यहां पर काम बताया जा रहा है। लेकिन हरिद्वार के नगर निगम के कुछ वार्ड में आज भी सीवर लाइन और नालियां नहीं है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। विकास पुरुष की सरकार है और मोदी मॉडल है, गुजरात मॉडल है, और ये 7 वार्ड जो है शामिल किए गए थे नगर निगम के अंदर। 7 वार्ड इसमें आज ना तो सीवर है ना नाली है, पैसा है नहीं इनके पास। वादे बड़ी बड़ी भी 8,000 का विमान तो मोदी जी को अपने लिए चाहिए, हजारों करोड़ की मूर्ति बना देंगे, लेकिन और यहाँ पे अभी 600-700 करोड़ की जो है अंडरग्राउंड बिजली योजना चलाई गई है। अंडरग्राउंड बिजली दे रहे हैं जिसके तार सारे नालियों में। जनता मांग रही है सीवर, ये दे रहे हैं अंडरग्राउंड बिजली। आज जो है हर प्लाट में जितने हमारे नए क्षेत्र में मकान बने हुए हैं, चाहे वो राजा गार्डन हो, जगजीतपुर हो, सीतापुर हो, विष्णुलोक हो, सुभाष नगर हो, हमारे 8-10 वार्ड नगर निगम में ऐसे हैं जो आज भी ना तो वहाँ पर सीवर है ना वहाँ पर नाली है। तो खबर लक्सर से, जहां अधिवक्ता के साथ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में लक्सर के तहसील के अधिवक्ताओं की दोनों यूनियनों ने एक राय होकर तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लक्सर पुलिस अधिवक्ताओं के उत्पीड़न करने में लगी हुई है। पुलिस ने वाहन चेकिंग की आड़ में जूनियर अधिवक्ता अभिषेक तोमर के खिलाफ बेवजह कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अधिवक्ता को कोतवाली ले जाकर प्रताड़ित भी किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक पुलिस मुकदमा वापस नहीं ले लेती और पीड़ित अधिवक्ता से माफी नहीं मांग लेती, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। कौन सा संपर्क किया हुआ है हमारा और कौन सा बातें होती हैं, धरना प्रदर्शन शामिल करेंगे और उन्हें जो उनका सहयोग मांगा गया है और उनका सहयोग का आश्वासन दिया गया है। कब तक चलेगा ये? जब तक भी निर्णय नहीं तब तक ये। आज इसलिए निर्णय लिया गया कि सम्मानित अधिवक्ताओं की राय जानने के बाद कि कोई भी किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं करेगा, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित हो, चाहे टाइपिंग हो, चाहे वो एसडीएम कोर्ट से संबंधित हो या तहसीलदार कोर्ट से संबंधित, कोई कार्य नहीं होगा। और कल से ये धरना प्रदर्शन यही तहसील में टेंट लगाकर किया जाएगा। सभी अधिवक्ता इसमें उपस्थित रहेंगे। कहते हैं कि एक इंसान अगर कुछ ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, फिर चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। उसका हौसला ही उसका साथ देती है। ऐसा ही एक दिव्यांग है शंकर लाल, जो दिव्यांग होने के बावजूद गरीब असहाय लोगों की मदद में 24 घंटे तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग शंकर लाल ने लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी विकलांग महिपाल कश्यप को ट्राई रिक्शा प्रदान की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष शंकर लाल ने कहा है कि उनकी दिव्यांग कल्याण समिति पिछले 3 वर्षों से लगातार क्षेत्र में ऐसे काम कर रही है और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद भी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम सरकार के प्रतिनिधियों को करना चाहिए वो काम उनकी समिति करती है। 3 साल से अपनी समिति के हमने बनाई है, लेकिन दुर्भाग्य कहें इसको, लेकिन सरकार द्वारा हमें कोई लाभ नहीं जाता है। कागज में हम देखते हैं कि दिव्यांग नाम से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन धरातल में हम देखते हैं बिल्कुल जीरो है। तो व्यासी बांध परियोजना स्थल जुड्डो के निर्माण कार्य बंद करने के बाद आज सोमवार को तीसरे दिन भी लोहरी के ग्रामीणों पर धरना जारी है। उप जिलाधिकारी विकासनगर ने भी ग्रामीणों से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके विस्थापन की मांग पूरी होने पर ही धरना समाप्त किया जाएगा, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। तीसरे दिन भी समस्त ग्रामवासी अपने परिवार सहित धरना स्थल पर डटे रहे और वर्तमान सरकार एवं जल विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कृषि भूमि को अधिकृत किया गया है और अब जब परियोजना निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है, बावजूद अभी तक लोहारी के ग्रामीण को जमीन के बदले जमीन आवंटित नहीं की गई है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को नौकरी देने और 15 दिन के अंदर विस्थापन का आश्वासन भी दिया था। मैं इस टाइम मौजूद हूँ विकासनगर क्षेत्र के जुड्डो लोहारी गांव में, जहां जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट बनकर तैयार हो रही है
और अब ये कार्य जो है 90% हो चुका है और अंतिम चरण में है। अब आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो लोहारी गांव के लोग हैं जो कि पूर्ण रूप से जो है प्रभावित इस क्षेत्र से, देखिए आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखा दे जरा, गांव के लोग बाल बच्चों सहित यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। और जो है ये इनका कहना ये है कि जब तक इनकी जो मांग है सरकार के द्वारा, जो मांग अभी तक सरकार द्वारा इनकी पूरी नहीं हुई है, और ये लोग सारे के सारे बाल बच्चे सहित यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो है इनका कहना ये है कि हमें जो है झूठा आश्वासन ही मिल रहा है, और जो है ये सरकार जो है हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही है। और हमारे साथ में यहाँ पर जो है बैठे हैं, तो ये जो है यहाँ गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। आओ इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांग है। आखिर तीसरा दिन इनको जो है धरने पर बैठे हुए हो गए, यहाँ पर कोई भी शासन प्रशासन का आदमी जो है इनसे बात करने नहीं आ रहा है। जरा भाई साहब ये बताएंगे आपकी जो आप लोग इतना दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई आपसे वार्ता करने के लिए आए अभी तक? हमसे वार्ता करने के लिए उप जिलाधिकारी विकास नगर और डायरेक्टर उत्तरांचल जल विद्युत निगम आए थे। क्या वार्ता हुई अभी? कोई आश्वासन? उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि बासनो आप धरना समाप्त कर दो, और बासनो हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, और आप पहले ये हम जो पानी डाइवर्ट करना चाहते हैं इस काम को करने दो, क्योंकि आगे बरसात, उससे पहले कुछ नहीं है। जो हमारे ज़मीन के बदले ज़मीन का मुद्दा है और हमारे विस्थापन का मुद्दा है, उसको पहले आप सॉल्व करें। उसके अलावा कोई शर्त हमें मंजूर नहीं है उन लोगों की। देखिए, अब सुना है कि आपने देखा कि ये लोग जो है बिल्कुल धरना हटाने के मूड में नहीं है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये धरने पर डटे रहेंगे। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लोकमत न्यूज़ से गजम्बर खान की रिपोर्ट। तो रुड़की में दिल्ली हाईवे पर दो कारों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। कारों की चपेट में बाइक सवार भी आकर घायल हो गए। मौके पर पहुंचे बाइक सवार युवकों के परिजनों ने कार सवार को घेर लिया। कार सवार की ओर से भी कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पक्षों को तितर बितर कर बामुश्किल पूरा मामला शांत करवाया। तो अगली खबर भी रुड़की से ही, जहां रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार रोड पर स्थित हीरो कंपनी के बाइक शोरूम में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखी कई बाइक जलकर राख हो गई। दरअसल शोरूम में आग लगने के बाद कर्मचारियों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को सूचना देना पड़ा। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। संभवतः तो अंदर इन्वर्टर वगैरह में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ। तो बाइक वगैरह, बाइकें तो काफ़ी मुश्किल से 2 या 3 बाइकें चली हैं, और बाइकों को जो है 150-200 बाइकों को बचा दिया। कितने का नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी मालिक द्वारा अभी विवरण दिया नहीं है, अभी संभवतः लाखों का नुकसान। काबू पा लिया आपको? तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।